हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। तो क्लास 10th के बच्चों, हम लोगों ने अपना जो यहाँ पे सिलेबस शुरू किया है एनसीईआरटी का। हम पहुँच चुके हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अभी तक हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीख लिया है और भी हमने कई सारे टर्म सीख लिए हैं लाइट से रिलेटेड। और आज बारी है कि हम लोग बात करें भाई कि प्लेन मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, इन सब के बारे में सीखेंगे। एंड इमेज फॉर्मेशन का मेथड क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्फेरिकल मिरर्स, जो आपके सिलेबस में ही है। बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर आते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के जो जनरल रूल्स होते हैं, आइए उस पर हम लोग बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम है बच्चों आज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है ये थोड़ा सा हमने लास्ट अपने वीडियोस में भी देखा था, तो एक बार फिर से उसी पर बात करेंगे। व्हेन वी से प्लेन मिरर, एक बार हम यहाँ पे आपको बता दें फिर से। व्हेन आई से प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लेन मिरर का मतलब होता है हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, और वो जो ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट का एक साइड हमने क्या रखा है बच्चों, उस पर हमने कोटिंग की है। उस पर हमने क्या की है? कोटिंग की है सिल्वर ऑक्साइड की, है ना। तो यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड की हम लोग क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं, एक लेयर बना देते हैं। तो ये सरफेस क्या हो जाती है भाई? स्मूथ हो जाती है, रिफ्लेक्टिंग हो जाती है। क्योंकि अगर हम सिर्फ ग्लास प्लेट लेंगे तो ग्लास प्लेट तो क्या होगी? ट्रांसपेरेंट होगी, लाइट उसमें से क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट आउट हो जाएगी। तो लाइट ट्रांसमिट आउट ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? ग्लास प्लेट के एक साइड को सिल्वर ऑक्साइड से हम यहाँ पे कोट कर देते हैं। और इसका जो अप्रोक्सीमेटेड हम लोग जो सिंबल बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं? सिर्फ ये बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हम लोगों ने कैसी ग्लास प्लेट ली है बच्चों? हम लोगों ने थिन ग्लास प्लेट ली है। कैसी ग्लास प्लेट है? थिन ग्लास प्लेट। तो थिन ग्लास प्लेट है, इसलिए थिकनेस को हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं और प्लेन मिरर का सिंबल हम इस तरीके से बनाते हैं। सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और वहां पे हम कोटिंग को रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। ये किसका सिंबल हो गया बच्चों? ये प्लेन मिरर का सिंबल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वो हम ना भूलें। तो अगर हमारे पास थिन ग्लास प्लेट होगी तो लाइट रे आएगी, स्ट्राइक करेगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे। देन उतना ही एंगल बनाते हुए लाइट सेम मीडियम में, सेम प्लेन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। या फिर मैं आपको यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि ये एक थिन ग्लास प्लेट के लिए या फिर एक हमारे आइडियल प्लेन मिरर के लिए ये हमारा एक रे डायग्राम हो गया रिफ्लेक्शन को शो करने का। लेकिन आज मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अगर हमारे पास थिन ग्लास प्लेट की जगह अगर हमारे पास थिक ग्लास प्लेट हो तो क्या होगा, है ना। जैसे हमारे घर में जो मिरर होता है, हमें दिखता तो थिन ग्लास प्लेट है, आप उसको तोड़ के भी देखेंगे तो वो थिन ग्लास प्लेट लगेगा, बट स्टिल इट हैज सम थिकनेस, थोड़ी थिकनेस तो होगी ना उसकी। तो उस थिकनेस के कारण क्या होता है वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अगर हम थोड़ा जूम करके देखें हमारे घर के मिरर को, तो भाई इस तरीके से उसकी ग्लास प्लेट की थिकनेस हम यहाँ पे कुछ इमेजिन कर सकते हैं। एंड देन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि लाइट रे अगर यहाँ पे इंसिडेंट होगी, लाइट रे अगर मैंने यहाँ पे इंसिडेंट किया, तो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो सबसे पहले कहाँ पे इंसिडेंस हुई है? ये इंसिडेंस हुई है ग्लास की सरफेस पे। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बना? एक एयर ग्लास इंटरफेस। हमारे पास क्या बना? ये एयर ग्लास इंटरफेस। यहाँ पे तो एयर है, यहाँ पे ग्लास है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बना है बच्चों? एयर ग्लास इंटरफेस। तो यहाँ पे लाइट अभी ग्लास मीडियम के अंदर ट्रेवल करने वाली है। मतलब कौन सा फिनोमेना होने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे पहले होगा रिफ्रैक्शन। उसमें भी मैं ज़्यादा अच्छे से स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो जब भी लाइट किसी भी इंटरफेस पे या किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तब तब बच्चों तीनों फेनोमेना एक साथ होते हैं। मतलब डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरफेस, नेचर ऑफ द इंटरफेस, हमें तीनों फेनोमेना देखने को मिलते हैं, है ना। कुछ पोर्शन ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होगा, कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट भी होगा और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब भी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि तीन फेनोमेना एक साथ हमें देखने को मिलेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे लाइट ग्लास की सरफेस पे इंसिडेंट हुई है, तो मोस्ट ऑफ द लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऑब्लिकली इंसिडेंस हुआ है तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे लाइट क्या हुई, रिफ्रैक्ट होके गई अंदर, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन लाइट का यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हुआ है। तो यहाँ पे ये कुछ लाइट क्या हुई है बच्चों, रिफ्लेक्ट भी हुई है, ठीक है ना। अब लेकिन वापस आए, हमारी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की लाइट थी उसके साथ क्या हुआ, अब वो यहाँ पे फिर से इंसिडेंट हुई, यहाँ पे फिर से नॉर्मल बना, यहाँ पे अब क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट उतना ही एंगल बना के यहाँ पे क्या हो गई बच्चों, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। यहाँ पे वापस क्या हो गई, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको सीधा लाइन बना देते हैं, ये बन गया सीधा लाइन। तो सेम एंगल बना के लाइट क्या हो गई बच्चों, रिफ्लेक्ट हो गई। फिर से लाइट इंसिडेंट हुई है यहाँ पे, अब आप ध्यान देंगे, अब लाइट ग्लास से एयर जाने का अटेम्प्ट कर रही है। पहले लाइट ने क्या किया था, एयर से ग्लास में आई थी, रिफ्रैक्ट हुई थी, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई थी, देन यहाँ पे स्मूथ सरफेस पर टकरा के क्या हुई थी, रिफ्लेक्ट हुई थी। अब लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जब जा रही है तो ग्लास से एयर जाने का अटेम्प्ट कर रही है। अब यहाँ पे फिर से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, और ना सिर्फ रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, एक पार्शियल सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा। तो एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइट यहाँ पे कहाँ जाएगी, वापस एयर में जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे लाइट, क्योंकि जिस एंगल पे यहाँ पे एंटर हुई थी, ये वाला एंगल भी किसके बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर, थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, यहाँ पे ये एंगल भी थीटा। तो लाइट अगर यहाँ पे आई एंगल पे आई थी तो यहाँ पे आई एंगल पे ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमें एक तरीके से देखने को मिलेगा, ये वाली जो येलो वाली लाइट आपको दिख रही है ना, इसके पैरेलल आपको ये वाली लाइट मिलेगी। तो ये एंगल भी आपको क्या मिलेगा, इसको हम यहाँ पे आर बोल देते हैं, और आई और आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये वाली थी आपकी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाली थी आपकी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, है ना। जो पहली रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, सेकंड रे जो रिफ्लेक्ट होके आई है फाइनली ट्रैवल करके अंदर से पॉलिश्ड सरफेस से स्ट्राइक होके वापस जो लौट के आई है, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है ना। मतलब अगर हम हमारी इंसिडेंट रे से कंपेयर करें, तो इंसिडेंट रे से कंपेयर करने पर हम पाएंगे कि सेकंड वाले की जो इंटेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 90% बची है, कहीं पे 92 भी दिया रहता है, तो 92% हम इसको यहाँ पे मान सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन हमें जो दिखाई देता है प्लेन मिरर में बच्चों, हमें जो हमारी ही इमेज दिखाई देती है, दैट इज ड्यू टू द सेकंड रिफ्लेक्शन। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, है ना। जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वो हमको इमेज सेंस इजीली नहीं करवाता है। आप लोग खुद भी घर पे जाके या घर पे हैं अभी, आप तो देखिएगा प्लेन मिरर पे ऐसे फिंगर टच करके देखेंगे, एकदम नज़दीक से जाके देखेंगे, आपको मल्टीपल इमेजेस आपको लेयर्स में दिखाई देंगी। उसका मीनिंग यही है कि एक पार्शियल रिफ्लेक्टेड रे ने इमेज बनाई है, और एक जो हमारी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होकर आई है उसने बनाई है। तो डोमिनेट कौन सी इमेज करेगी, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे वाली इमेज डोमिनेट करेगी, हमें वही ज़्यादा सेंस होती है, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि थिक ग्लास प्लेट या थिक प्लेन मिरर किस तरीके से काम करता है। जो हमारा प्लेन मिरर है थिन वाली ग्लास प्लेट का, वो वाला सिंपल है, इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो थिक ग्लास प्लेट है वहाँ पे इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एक आइडिया लेते हैं कि इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, है ना। ये रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है ना। और ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे अभी कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल ऑब्जेक्ट। हम कौन से ऑब्जेक्ट, हमारे सिलेबस में भी क्या है अभी, रियल ऑब्जेक्ट। सो वी विल टॉक अबाउट रियल ऑब्जेक्ट। अभी जो रियल ऑब्जेक्ट है ये हमको किस किस तरीके से देखने को मिलेगा, होता क्या है पहले वो देख लो भाई। क्या है ये, सोर्स ऑफ लाइट रेज, सोर्स ऑफ डाइवर्जेंट लाइट रेज। लाइट रेज कैसी होंगी, डाइवर्जिंग, सोर्स ऑफ डाइवर्जेंट लाइट रेज, सोर्स ऑफ डाइवर्जेंट लाइट रेज। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम सोर्स ऑफ डाइवर्जेंट लाइट रेज मान लेते हैं तो वो हमारे इस कॉन्सेप्ट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना। भले ही वो ल्यूमिनस हो चाहे नॉन ल्यूमिनस हो, जिसकी भी आप इमेज बनवाने चाह रहे हो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और रे डायग्राम बनाते टाइम पे बच्चों हम क्या मानेंगे, दैट द ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ डाइवर्जेंट लाइट रेज, ठीक है ना।
तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मेरे पास कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट होंगे, जो हमारे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं भाई, दो टाइप के ऑब्जेक्ट हमको मिलेंगे। एक हमको मिलेगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये मैं रियल ऑब्जेक्ट्स की ही बात कर रहा हूँ बच्चों अभी, है ना। ये मिलेगा आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम ऐसे पॉइंट की तरह बनाएंगे, उसके ऊपर ओ लिख देंगे। सेकंड हमारे पास होगा बच्चों एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की हम लोग इमेज बनाएंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास एरो होता है। अब एरो पे हम ओ नहीं लिखते हैं, एरो के जो टिप होता है, टिप पे हम लिखते हैं कैपिटल ए और टेल पे लिखते हैं हम कैपिटल बी। ठीक है, तो जब भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेंशन करेंगे ओ, जब भी हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेंशन करेंगे ए बी। ठीक है ना, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो ये तो था ऑब्जेक्ट की बात। रियल ऑब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप के मिलेंगे हमको, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब वापस से बात कर लेते हैं इमेजेस की। तो इमेजेस बच्चों हमको दो टाइप की मिलेंगी, इमेजेस हमको दो टाइप की मिलेंगी, एक होगी रियल इमेज और एक होगी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। लेकिन अगर इन जनरल पूछा जाए कि भाई इमेज होती क्या है, इमेज बनती कैसे है, तो जिस तरीके से हमने अभी अभी ऑब्जेक्ट के लिए बात बोली थी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ डाइवर्जेंट रेज, उसी तरीके से मैं इमेज के लिए क्या बोलूँगा, इमेज क्या होगा, इमेज इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से बनेगी। ठीक है ना। हाउ इमेज इज फॉर्म्ड, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड बाय, image is formed by intersection of reflected या फिर हम बोलें रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन। ठीक है ना। इमेज कैसे बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। अब बात आती है कि भाई जो इंटरसेक्शन है ये दो तरीके से होगा, या तो एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा या वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा। और इसी पॉइंट से हम लोग देखेंगे दो टाइप की इमेज बनेगी हमारे पास, एक बनेगी रियल इमेज और एक बनेगी बच्चों वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बात हो रही है रियल इमेज की और वर्चुअल इमेज की, दोनों ही केस में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन तो जरूर होगा, है ना। तो अगर रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो जाए तब हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बनी है। लेकिन वर्चुअल इंटरसेक्शन करवा के इमेज बनानी पड़े तो हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दिख ही रही है, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, रियल इमेज का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रियल इमेज कैसे बनती है, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो व्हेन आई से रियल इमेज, तो रियल इमेज बनाएगा कौन, पहले इसके बारे में पॉइंट देख लो भाई, एक्चुअल इंटरसेक्शन करना है हमें, क्या करना है हमको, एक्चुअल इंटरसेक्शन करना है तो बनेगी। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, है ना, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, क्या करवाना है बच्चों, एक्चुअल इंटरसेक्शन। ठीक है ना। कौन बनाएगा, ये आपका कॉनकेव मिरर बना सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा और हमारा कॉन्वेक्स लेंस भी बनाएगा। ठीक है ना। तो मिरर किसका यूज करेगा, मिरर यूज करेगा रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन का, है ना। और कॉन्वेक्स लेंस में हमें क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये जो रियल इमेज होती है ये आपको कहाँ मिलेगी, तो रियल इमेजेस हमेशा कहाँ मिलती हैं बच्चों, स्क्रीन पे। तो रियल इमेज के लिए हम एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इस चीज का ध्यान रखेंगे। वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे नहीं मिलती हैं, रियल इमेज हमेशा कहाँ मिलेंगी, स्क्रीन पे मिलेंगी। एक यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं फटाफट, दो में रे डायग्राम यहाँ पे आपको बना के बता रहा हूँ तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर जैसे मैं कॉन्केव मिरर का एक केस लूँ, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने, पोल बना दिया, ये बना दिया फोकस, ये बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ पे रख लिया ए बी, तो अब जो इससे लाइट रेज अगर मैं बनाऊंगा, मुझे इसकी इमेज बनानी है ना,
तो पहली रे मैंने यहाँ से बनाई, ये चली गई ऐसे, ये फोकस से चली गई, यहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरी रे कहाँ से बना दूँ, दूसरी रे बना देता हूँ फोकस से, तो फोकस वाली क्या होगी, पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी, तो इस तरीके से आ गई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो पॉइंट बना, यहाँ पे क्या बनेगी इसकी इमेज, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश, और यहाँ पे इसी पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, बी डैश। ठीक है, तो रियल इमेज कैसे बनी, रियल इमेज बनी एक्चुअल इंटरसेक्शन से। किसके एक्चुअल इंटरसेक्शन से, रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से। सेम अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता अगर, तो एक कॉन्वेक्स लेंस का हम यहाँ पे केस भी बना सकते थे। तो यहाँ पे हम F2F लिख सकते हैं, यहाँ पे F2 लिख सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, उसका नाम रखा मैंने AB, तो लाइट रेज कहाँ जाएंगी भाई, लाइट रेज यहाँ पे लेंस से जाएंगी, यहाँ पे जाएगी F2 से, है ना, और यहाँ पे कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पे हमको जो इमेज मिली, एंड लार्ज रियल इमेज मिल रही है, A डैश B डैश। ठीक है ना भाई, देख पा रहे हो? तो दोनों में आप अंतर समझो। यहाँ पे क्या हुआ है, जब मैंने मिरर वाले केस की बात करी है, मिरर वाले केस में बच्चों क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ तो रियल इमेज बनी। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंस में क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या देखने को मिला हमें, रिफ्रैक्टेड रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से रियल इमेज बनी। ठीक है, तो डायग्राम आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज है, यहाँ पे लेंस के बाहर जा रही है ना रेज, तो ये रिफ्रैक्टेड रेज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अगली चीज, वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है भाई, जो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज के वर्चुअल इंटरसेक्शन से बने, वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है भाई, वर्चुअल इमेज सरफेस में ही अपीयर हो जाती है। हमें वर्चुअल इमेज को देखने के लिए कोई स्क्रीन नहीं चाहिए, वर्चुअल इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर ही अपीयर हो जाती है। जैसे प्लेन मिरर की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो हमारी ही इमेज हमें प्लेन मिरर के अंदर दिखाई देती है, एक्स्ट्रा हमें कोई स्क्रीन की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है ना, तो वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन यहाँ पे देख लेंगे आप लोग। इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, तो वर्चुअल इमेज के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्या हुआ है, यहाँ पे वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, वर्चुअल इंटरसेक्शन किसका, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज का, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज का। ठीक है ना, दूसरी बात, कौन बनाता है वर्चुअल इमेज, हमको ये पता होना चाहिए। वर्चुअल इमेज कौन कौन बना सकता है, कॉनकेव मिरर भी बनाएगा, मतलब सब बनाएंगे। स्टार्ट करें अगर हम प्लेन मिरर से, सभी बनाते हैं वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर भी बनाता है, कॉनकेव मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। आगे हम देखेंगे भाई इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है ना। प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स तीनों वर्चुअल बनाते हैं लेकिन एक जैसी नहीं बनाते, है ना। प्लेन मिरर सेम साइज की बनाएगा, कॉनकेव मिरर हमेशा एनलार्ज वर्चुअल इमेज बनाएगा, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है ना, इवन दोनों टाइप के लेंस भी बनाते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस भी बनाता है वर्चुअल इमेज और कॉनकेव लेंस भी बनाता है। यहाँ पे भी वही बात है कि कॉन्वेक्स लेंस एनलार्ज वर्चुअल इमेज बनाएगा जब भी उसका केस आएगा, और कॉनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बनाएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब ये इमेजेस कहाँ पे अपीयर होंगी, अपीयर ऑन या अपीयर इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अपीयर इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर हम क्या कह सकते हैं, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, they cannot be obtained on screen, they cannot be obtained on screen। ठीक है ना भाई, तो ये वर्चुअल इमेज के बारे में हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला, इतना हमको याद रखना है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए और उसको नोट भी कर लेंगे बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, एक हमको डिफरेंस यहाँ पे पता होना चाहिए। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंसेस बताइए। ठीक है, तो रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड इफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस टू अ पॉइंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट,
इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये भी हम देख चुके। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज हमें जब भी मिलेगी, कैसे मिलेगी बच्चों? इन्वर्टेड। हम लोगों ने जो अभी रे डायग्राम भी देखा था, वहां पे आपने देखा होगा कि रियल इमेज कैसी मिली थी हमको? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिली थी, तो इन्वर्टेड मिलेगी। वर्चुअल इमेजेस कैसी मिलेंगी? इरेक्ट मिलेंगी। इरेक्ट मतलब जिस सेंस में ऑब्जेक्ट रखा है सेम सेंस में हमको इमेज भी दिखाई देगी। मतलब एक मैं आपको यहाँ पे केस बना के बताऊं, अगर मेरे पास कॉन्केव मिरर है और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में अगर रखा है, मैंने कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ए बी, तो जो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे वो कैसी बनेगी? ये वाली रे फोकस से आ गई और ये वाली रे मैं यहाँ पे पोल से ले लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेस क्या हो गई हैं? डाइवर्जिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको मिलेगी वर्चुअल इमेज। तो आप देख रहे हैं वर्चुअल इमेज कैसी मिलती है बच्चों? हमें इरेक्ट मिलती है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। देन अब यहाँ पे कंपैरिजन का एक छोटा सा केस देखते हैं हम। प्लेन मिरर इज अ लुकिंग ग्लास विच इज हाईली पॉलिश्ड ऑन वन सरफेस एंड सिल्वर्ड ऑन द अदर सरफेस। ठीक है ना, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे क्या होता है, प्लेन सरफेस की एक जो प्लेन मिरर की एक सरफेस क्या होती है? पॉलिश्ड होती है। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन। सही बात है, जो भी प्लेन मिरर में जो भी इमेज दिख रही है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हमें क्या मिलती है बच्चों? इमेज मिलती है। अब ये इमेज फॉर्मेशन का एक यहाँ पे जनरल हमको केस दिया है, तो पहले तो हम ये देख लें कैसी इमेज बनेगी। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, दैट इज अपसाइड। द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल, सच एन इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। प्लेन मिरर के सामने आप रियल ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी वर्चुअल इमेज हमेशा हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, द साइज ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज साइज हमेशा क्या होगा बच्चों? सेम होगा। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? लेटरली इन्वर्टेड, है ना। लेटरल इन्वर्जन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब लेफ्ट राइट इन्वर्जन हो जाता है। लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होती है उस पर जो एम्बुलेंस के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे होते हैं, जिससे कि आगे कोई व्हीकल ड्राइव कर रहा है वो अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा तो उसे एम्बुलेंस सीधा होके दिखेगा, ना कि उल्टा होके। ठीक है ना, लेफ्ट राइट इन्वर्जन वहां पे हो जाएगा। तो इन्वर्टेड रेज हमको यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे एक मैं आपको पहले केस समझाता हूँ कि हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो केस वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम किससे इमेज बनाएंगे बच्चों? सबसे पहले हम इमेज बनाएंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे। तो हमारे पास एक मिरर होगा, मिरर के सामने हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। अब क्योंकि हमको इंटरसेक्शन से बनानी है इमेज, तो हमें एटलीस्ट कितनी रेस चाहिए रहेंगी बच्चों? हमें एटलीस्ट 2 रेस चाहिए रहेंगी। तो हम यहाँ पे 2 रेस को इंसिडेंट कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इन दोनों रेस को इंसिडेंट किया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम इन दोनों रेस को रिफ्लेक्ट बैक करवाएंगे। तो रिफ्लेक्ट बैक जब ये रेज होंगी, आप लोग एक चीज़ नोटिस करिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे 1 है इसको मैंने बोला RR1, रिफ्लेक्टेड रे को 2 को मैंने बोला RR2। तो आप बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों रेस क्या हो गई हैं? डाइवर्ज हो गई हैं। तो डाइवर्जिंग रेस तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इन्हें पीछे प्रोड्यूस करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इनको प्रोड्यूस करेंगे। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम इनको ले जाएंगे तो जिस पॉइंट पे इमेज, मतलब जिस पॉइंट पे यहाँ पे वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा, हमें उस पॉइंट पे ही इमेज अपीयर होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन बच्चों आपके लिए, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट और इमेज को ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं तो एक मज़ेदार फैक्ट मिलता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमेशा क्या होगी? ये हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होगी। तो एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। ठीक है, क्या बोला मैंने? लिख भी देता हूं। द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, the line joining object and image is always perpendicular to the plane mirror, is always perpendicular to the plane mirror।
ठीक है ना भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो ये कौन सी इमेज बनी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनी। सेम हम किसके थ्रू बना सकते हैं बच्चों, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बना सकते हैं। तो अगर केस 2 अगर मैं यहाँ पे मानूँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेली लाइफ में तो हमको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के साथ ही डील करना होता है। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ, इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पे ए बी। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, उसका नाम क्या रख दिया, ए बी। अब यहाँ पे हम सभी पॉइंट से तो इमेज नहीं बनाने वाले। ए और बी का मतलब क्या है, जो टिप पे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका नाम दिया है ए, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको नाम दिया बी। तो यहाँ से एक रे में मानता हूँ नॉर्मल इंसिडेंस करवा देते हैं, तो ये रे क्या आ जाएगी बच्चों, रिटर्न आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे एक रे को ऑब्लिक इंसिडेंस करवा देते हैं, तो ये रे बच्चों यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। सिमिलरली पॉइंट बी से नॉर्मल इंसिडेंस, और यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन, वर्चुअल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये जो ए से बन रही है RR1 RR2, सॉरी, यहाँ पे जो बन रही है इसकी RR1 और इसकी RR2 पॉइंट 1 की, तो पॉइंट बी की इमेजेस आपस में डाइवर्जिंग है। पॉइंट ए से जो रेज निकली है रिफ्लेक्टेड रेज, वो भी आपस में डाइवर्जिंग है। तो पॉइंट ए की जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहाँ पे अपीयर होंगी, वो अपीयर होंगी यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली पॉइंट बी यहाँ पे अपीयर होगी इस तरीके से, और हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे हम बोलेंगे कि इमेज फॉर्म हुई A डैश B डैश। ठीक है, तो एक तरीके से हमें क्या देखने को मिला बच्चों, कि ऑब्जेक्ट आपने जब रखा यहाँ पे ए बी, तो उसकी जो वर्चुअल इमेज मिलेगी A डैश B डैश, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, नेचर के बारे में हमको एग्जैक्टली सेम साइज की इमेज मिलेगी। ठीक है ना, सेम साइज की इमेज मिलेगी, सेम डिस्टेंस पे मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर मिलेगी, हमें इमेज डिस्टेंस के बराबर। ठीक है ना, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो आखिरी में हमको बच्चों नेचर लिखना आना चाहिए। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, इमेज फॉर्म्ड इज, है ना, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस पे मिलेगी, सेम डिस्टेंस पे मिलेगी, और लेटरली इन्वर्टेड, कैसी मिलेगी, लेटरली इन्वर्टेड मिलेगी। ठीक है ना, नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है ना, तो ये नेचर आपको हमेशा लिखना है, जब भी हम प्लेन मिरर से इमेज बनाएंगे तो नेचर ऑफ इमेज हमको ये सारे पॉइंट्स उसमें इमेजिन करने, है ना। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ऐसा लिख के, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, और लेटरली इन्वर्टेड होगी, है ना। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेजेस। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है भाई, ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पे रखा है, 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। तो अब हमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि भाई जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा एग्जैक्टली उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा, है ना। तो इमेज डिस्टेंस भी कहाँ मिलेगी हमको, 0.5 मीटर पे ही मिलेगी। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मीटर। टोटल डिस्टेंस से क्या क्या हो जाएगा, क्या दिखाई दे रहा है हमको, टोटल डिस्टेंस विल बिकम द 1 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जल्दी से सिखा देता हूँ। कई बार हमको पूछा जाता है कि दो प्लेन मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, है ना, दो प्लेन मिरर हैं, उनके बीच का एंगल क्या बोला जाए, अगर उनके बीच का एंगल बोला जाए थीटा। ठीक है, और इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में कहीं भी हम एक ऑब्जेक्ट रख दें,
तो बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने का एक बच्चों छोटा सा ट्रिक होता है, उस पर हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहली स्टेप हमेशा क्या होगी, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप। जब भी आपको ऐसा केस मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी थीटा दिया है, थीटा पहली बात आपको डिग्रीज में आपको लेना है, रेडियन में नहीं लेना है। तो पहली स्टेप होगी फाइंड 360 बाय थीटा। फाइंड वैल्यू ऑफ, है ना, अच्छे से लिख लो, एक काम करो, फाइंड वैल्यू ऑफ 360 बाय थीटा। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे पहले हम, 360 बाय थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। 360 कौन है, ये 360 डिग्री वाला है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल फाइंड 360 बाय थीटा। फिर अगली स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में अब हम देखेंगे, सेकंड स्टेप में अब हम देखेंगे कि हमारा जो 360 बाय थीटा है, अगर वो इवन नंबर है, अगर वो कैसा है, अगर वो हमें एक इवन नंबर मिला, देन नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, 360 बाय थीटा -1। ध्यान से देखेंगे बच्चों, पहली स्टेप क्या है, 360 बाय थीटा, ये तो सब में करना ही करना है। अब हम देखेंगे 360 बाय थीटा करके मिला क्या। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अभी हमारे जो सिलेबस में है, हमें क्या मिलेगा, या तो हमको एक इवन नंबर मिलेगा, होल नंबर ही मिलने वाला है, फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, डेसिमल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको अभी नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 360 बाय थीटा। अगर आपको इवन नंबर मिला तो क्या कर देंगे, 360 बाय थीटा -1 कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर 360 बाय थीटा आपको ऑड नंबर मिला, 360 बाय थीटा क्या मिलता है अगर हमें, अगर हमको ऑड नंबर मिलता है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे यहाँ पे दो केस बनेंगे, ऑड नंबर मिलने पे दो बातें होंगी। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट को भी देखना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, कैसा प्लेस्ड है बच्चों, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखा है ना, या फिर एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो एसिमेट्रिकल पोजीशन पे रखा है। ठीक है ना, सिमेट्रिकली पोजीशन पे अगर रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस वापस क्या हो जाएंगी बच्चों, 360 बाय थीटा -1, मतलब जो कि हम इवन नंबर में कर रहे थे। लेकिन अगर एसिमेट्रिकली रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस बच्चों इसकी 360 बाय थीटा ही रह जाएंगी। इस चीज का हमको ध्यान रखना है ना। तो 360 बाय थीटा भी हो सकती है नंबर ऑफ इमेजेस, उसके लिए कंडीशन क्या है, 360 बाय थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ऑड नंबर आनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली रखा होना चाहिए। एसिमेट्रिकली क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। पहले ऑड नंबर का ही एग्जाम्पल समझा देता हूँ। सपोज करो मुझे यहाँ पे एंगल कितना दिया गया है, मुझे एंगल यहाँ पे दिया गया है 72 डिग्री। ठीक है ना, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना दिया है बच्चों, 72 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर बना लेता हूँ। ये लाइन कौन सी है मेरी, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन, एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है। तो ऑब्जेक्ट या तो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे रखा होगा या तो नहीं रखा होगा। तो मैं दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक लेता हूँ O1 जो कि एंगल बाइसेक्टर की लाइन पे रखा है, और एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ O2 जो कि इन दोनों मिरर्स के बीच में तो रखा है लेकिन नॉट ऑन द लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में कहने का तरीका क्या होता है बच्चों, O1 कैसा रखा है, O1 इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। O1 कैसा रखा हुआ है, सिमेट्रिकली। और O2 कैसा रखा हुआ है, O2 रखा हुआ है बच्चों एसिमेट्रिकली। ठीक है ना, तो अगर हमसे बोला जाए कि नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करो, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, तो दो केस बनेंगे यहाँ पे। फॉर O1 तो पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है हमारे पास 360 बाय थीटा। क्या करेंगे हम, फाइंड, लेट्स फाइंड 360 बाय थीटा। तो कितना आ जाएगा 360 बाय थीटा, ये हो जाएगा 360 बाय 72 विच गिव्स 5। तो 360 बाय थीटा कितना आया, 5 आया, और 360 बाय 72 5 आया, मतलब हमको क्या मिला, ऑड नंबर मिला। ऑड नंबर मिलने पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। तो O1 के लिए हम क्या बोलेंगे, O1 कैसा रखा है, सिमेट्रिकली। O1 कैसा रखा है बच्चों, सिमेट्रिकली। तो O1 की नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, 360 बाय थीटा -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो, 5 -1 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे O2 के लिए बात करूँ, फॉर O2 नंबर ऑफ इमेजेस कितनी रह जाएंगी, बस 360 बाय थीटा ही रह जाएंगी, मतलब 360 बाय 72 ही रह जाएंगी, मतलब 5 इमेजेस ही बनेंगी।
आई बात समझ में? क्योंकि O2 कैसी पोजीशन है, O2 कैसी पोजीशन है बच्चों, एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये तो था कौन सा केस, ऑड नंबर वाला केस हम लोगों ने समझ लिया। एक बार ध्यान से देख लीजिए, सिमेट्रिकल के केस में 360/θ, आखिरी में क्या करना है, -1 भी करना है। एसिमेट्रिकल वाले केस में -1 नहीं करना है। लेकिन अगर आपको इवन नंबर ही मिले तब क्या करेंगे, इवन नंबर मिले तब तो बड़ा आसान केस है। सपोज करो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 डिग्री दी हुई है। और एक और बात बच्चों ध्यान रखेंगे, जब इवन वैल्यू आने वाली होती है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मायने रखती ही नहीं है, चाहे आप उसको सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखो, चाहे आप उसको एसिमेट्रिकल पोजीशन पे रखो, नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा क्या होंगी वहां पे, 360/θ -1। तो पहली स्टेप यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड 360/θ। तो क्या किया हमने यहाँ पे, 360/60, क्या मिला बच्चों हमको, 6 मिला। 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है ना। तो जैसे ही इवन मिला, नंबर ऑफ इमेजेस डायरेक्टली हमें क्या करना है, 360/θ -1। तो कितना हो जाएगा ये, 6 -1, मतलब 5 इमेजेस हमको मिलेंगी। इवन वाले केस में हम पोजीशन के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। तो आओ अपने पुराने वाले सवाल पे चलते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। सवाल ये था कि अगर दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रख दिया जाए तो कितनी इमेजेस बनेगी, है ना। तो ये तो अब तो आप लोग फटाफट बता सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखा थीटा की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे 90 डिग्री दी हुई है। यहाँ कहीं पे क्या रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा बच्चों। तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए पहला स्टेप क्या करना है हमको, 360/θ। तो क्या किया हमने, 360/90, जिससे क्या मिला हमको, 4, विच इज इवन नंबर। और जैसे ही हमने देखा इवन नंबर है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ इमेजेस 4 -1। तो कितनी इमेजेस बनेंगी बच्चों, 3 इमेजेस बनेंगी। तो दो परपेंडिकुलर मिरर के बीच में आप खुद भी खड़े हो जाओ अगर, तो आपको 3 इमेजेस आपकी दिखाई देगी, एक मिरर 1 में, एक मिरर 2 में, और एक उनके इंटरसेक्शन के बीच में कहीं ना कहीं दिखाई देगी। उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था बच्चों आज के लिए हमारा डिस्कशन, प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, और हमने कुछ केसेस देखे यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको और भी एकदम हेल्पफुल वीडियोस मिलते जाएंगे लगातार। तो बने रहिए आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे।